भारत को अक्सर उसकी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, पर एक और खजाना है जो उतना ही कीमती है, हमारी जैव विविधता। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि हम पौधों के मामले में दुनिया में 10वें और एशिया में चौथे नंबर पे हैं, और यहाँ हजारों तरह के जानवर रहते हैं। आज हम इन्हीं प्राकृतिक खजानों की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास भारत के राष्ट्रीय उद्यानों पर कुछ बहुत अच्छे स्रोत हैं, और हमारा मकसद है इन जंगलों की कहानी को समझना। मतलब ये कैसे शुरू हुए, इनकी खासियतें क्या हैं, और ये हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से, आखिर ये नेशनल पार्क होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो संरक्षित इलाके हैं जिन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया है। मतलब यहाँ किसी भी तरह की इंसानी दखलंदाजी जैसे शिकार या चराई सब पर रोक होती है। हाँ, पूरी तरह से पाबंदी होती है। पर जो बात हैरान करती है वो है सफर की रफ्तार। सोचिए 1970 में भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। सिर्फ 5? जी। और आज 107। ये सारे पार्क मिलकर भारत की कुल जमीन का करीब 1.35% हिस्सा घेरते हैं। सुनने में शायद कम लगे, 1.35% लगता है, पर ये हमारी बायोडायवर्सिटी के लिए एक लाइफलाइन है। 5 से 107 तक का सफर, ये तो वाकई संरक्षण को लेकर एक बड़े बदलाव को दिखाता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हम सब ने इसका नाम सुना है, पर इसकी कहानी क्या है? जिम कॉर्बेट सिर्फ एक पार्क नहीं है, वो एक सोच की शुरुआत है। 1936 में जब ये बना, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क? हाँ, इसे बनाने में जिम कॉर्बेट, जो एक महान प्रकृतिवादी थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो उस दौर में समझ गए थे कि अगर हमने इन जंगलों और खासकर बाघों को नहीं बचाया तो हम इन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। और शायद इसीलिए जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, बिल्कुल यही वजह है कि जब 1973 में भारत ने बाघों को बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा मिशन प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, तो उसकी शुरुआत करने के लिए जिम कॉर्बेट से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती थी। ये उस विरासत का सम्मान था। तो कॉर्बेट ने एक तरह से रास्ता दिखाया, और आज जैसे आपने कहा 107 पार्क हैं, और वो भी हर आकार और प्रकार के। एक तरफ लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों में हेमिस नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा पार्क है। हाँ, हेमिस का इलाका 4400 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये इतना विशाल और दुर्गम है कि यहाँ इंसानों का पहुंचना भी मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि ये हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड का दुनिया में सबसे सुरक्षित घर माना जाता है। और दूसरी तरफ सबसे छोटा कौन सा है? दूसरी तरफ है अंडमान निकोबार का साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर का है, एक छोटा सा द्वीप। बस 5 वर्ग किलोमीटर? जी, लेकिन ये दिखाता है कि संरक्षण के लिए आकार मायने नहीं रखता। वो छोटा सा द्वीप समुद्री जीवन, खासकर कोरल रीफ्स के लिए उतना ही जरूरी है जितना हेमिस हिम तेंदुओं के लिए। और जब हम इन पार्कों के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है सबसे पहला ख्याल बड़ी बिल्लियों का आता है। जिम कॉर्बेट का जिक्र आते ही जहन में बाघों की तस्वीर बनती है। लेकिन भारत में बड़ी बिल्लियों का कुनवा सिर्फ बाघों तक ही सीमित नहीं है। एक ऐसी प्रजाति भी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे देश में मिलती है। एशियाई शेर, और उनका एकमात्र घर है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। एक जमाना था जब ये जूनागढ़ के नवाब की निजी शिकारगाह हुआ करता था। अच्छा, 20वीं सदी की शुरुआत में तो इनकी आबादी 100 से भी कम रह गई थी। आज ये संरक्षण का एक बेहतरीन मॉडल है। 2015 की गणना में इनकी संख्या 523 थी, और आज ये और भी बढ़ चुकी है। मतलब अब वो सुरक्षित हैं? काफी हद तक। ये शेर अब गिर के जंगलों से बाहर निकलकर आसपास के इलाकों में भी बस रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या एक ही प्रजाति के सारे जानवरों का एक ही जगह पर होना उनके भविष्य के लिए खतरा नहीं है? मान लीजिए कोई बीमारी फैल गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो क्या होगा? ये बहुत जरूरी सवाल है, और कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स इस पर लगातार काम कर रहे हैं। इसी चिंता की वजह से शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में बसाने का एक प्रोजेक्ट लंबे समय से चर्चा में है, ताकि एक दूसरी आबादी भी तैयार हो सके। बिल्कुल। हालांकि इसमें कई चुनौतियां हैं, लेकिन ये दिखाता है कि संरक्षण सिर्फ संख्या बढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि प्रजाति के भविष्य को हर तरह के खतरे से सुरक्षित करना भी है। गिर के सूखे जंगलों से अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों में। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का राज है। सुंदरबन के बाघ वो दुनिया में सबसे अनोखे हैं।
उन्होंने खुद को एक बेहद मुश्किल माहौल में ढाला है। ये दुनिया के एकमात्र बाघ हैं जो खारे पानी में तैरते हैं, नदियों को पार करते हैं और मैंग्रोव की जड़ों के बीच शिकार करते हैं। ये तो सुनना भी बड़ा रोमांचक लगता है भी। यहाँ बाघ को देखना जितना मुश्किल है उतना ही रोमांचक भी, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है जो इसके वैश्विक महत्व को दिखाता है। और जहां तक अनोखेपन की बात है, हमारे स्रोतों में एक ऐसे पार्क का जिक्र है जो शायद सबसे कमाल का है। एक ऐसा पार्क जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 तरह की बड़ी बिल्लियां एक साथ रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क। ये वाकई प्रकृति का एक चमत्कार है। 4 प्रजातियां एक साथ? कौन-कौन सी? बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और धूमिल तेंदुआ यानी क्लाउडेड लेपर्ड। कमाल है। पर ऐसा कैसे मुमकिन है? इसकी वजह है नामदफा का अनोखा भूगोल। ये पार्क मैदानी इलाकों से शुरू होकर बर्फीले पहाड़ों तक फैला है, मतलब सिर्फ 200 मीटर से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई तक। अच्छा। इस जबरदस्त ऊंचाई के फर्क की वजह से यहाँ हर तरह का इकोसिस्टम बन गया है। निचले इलाकों में बाघ और क्लाउडेड लेपर्ड, थोड़ा ऊपर तेंदुआ और सबसे ऊपर बर्फीली चोटियों पर स्नो लेपर्ड। दुनिया में और कोई जगह ऐसी नहीं है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। एक ही पार्क में इतना कुछ। बड़ी बिल्लियों से आगे बढ़े तो कुछ पार्क अपनी बिल्कुल अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं, जैसे असम का काजीरंगा, जिसका नाम सुनते ही एक सींग वाले गैंडे की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। बिल्कुल। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों की वैश्विक राजधानी है। दुनिया की 2/3 आबादी यहीं रहती है। 2/3? जी हाँ। लेकिन काजीरंगा सिर्फ गैंडों के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ बाघ, हाथी, जंगली भैंस और दलदली हिरण भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इन्हें मिलाकर बिग 5 ऑफ काजीरंगा कहा जाता है। तो ये एक बड़ी सफलता की कहानी है। पर ब्रह्मपुत्र नदी की सानामा बाढ़ और अवैध शिकार जैसी चुनौतियां यहाँ हमेशा बनी रहती हैं। और चुनौतियों से अनुकूलन की बात करें तो मणिपुर का खेब्युल लामजाओ नेशनल पार्क शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ये सोचने में ही अजीब लगता है, आखिर कोई पार्क तैर कैसे सकता है? हाँ, ये वाकई प्रकृति का एक अजूबा है। ये पार्क लोकटक झील पर है, और ये जमीन के टुकड़ों पर नहीं बल्कि फुमडी पर बना है। फुमडी? ये क्या होता है? फुमडी असल में मिट्टी, पौधों और जैविक पदार्थों से बना एक मोटा तैरता हुआ द्वीप है। जैसे पानी पर तैरती हुई घास की चटाई? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और इसी तैरती हुई फुमडी पर रहता है संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। डांसिंग डियर? हाँ, जब ये इन अस्थिर फुंडियों पर चलता है तो ऐसा लगता है जैसे ये नाच रहा हो। ये इकोसिस्टम इतना नाजुक है कि यह दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। वह हिरण? और फिर एक पार्क ऐसा भी है जो जमीन पर रहने वालों के लिए नहीं, बल्कि आसमान के बाशिंदों के लिए स्वर्ग है। राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव सिर्फ एक पार्क नहीं है, वो एक अनुभव है। इसे पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ सर्दियों में हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया और मध्य एशिया से प्रवासी पक्षी आते हैं। हजारों पक्षी एक साथ? जी। जब आप सुबह सुबह हजारों किलोमीटर से उड़कर आए इन पक्षियों का शोर सुनते हैं तो एहसास होता है कि प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती। यहाँ 350 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं। ये बर्ड वॉचर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इन पार्कों की कहानियां सिर्फ जीव जंतुओं तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी संस्कृति और साहित्य में भी रच बस गई हैं। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोगों ने द जंगल बुक पढ़ी या देखी है। मोगली, बघीरा, शेर खान, ये किरदार हमारे बचपन का हिस्सा रहे हैं, और ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि इन कहानियों की प्रेरणा भारत के ही जंगल हैं। जी हाँ, माना जाता है कि लेखक रुडयार्ड किपलिंग को इसकी प्रेरणा मध्य प्रदेश के पेंच और कान्हा राष्ट्रीय उद्यानों से मिली थी, खासकर पेंच नेशनल पार्क, जिसे मोगली की असली जमीन माना जाता है। अच्छा। हाँ, अगर आप किपलिंग का वर्णन पढ़ें और फिर पेंच की जंगलों को देखें तो आपको वही चट्टानें, वही नदी और वही घने जंगल दिखेंगे। ये इन पार्कों को एक सांस्कृतिक पहचान भी देता है। ये सिर्फ जंगल नहीं बल्कि जीती जागती कहानियों की दुनिया है। अब तक हम ज्यादातर मुख्य भूमि के पार्कों की बात कर रहे थे, लेकिन भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र इसके दूर दराज के कोनों में हैं, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जानकर हैरानी होती है कि मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा यानी 9 राष्ट्रीय उद्यान वहीं हैं। और वहां का फोकस बिल्कुल अलग है। वहां जमीन से ज्यादा समुद्री जीवन के संरक्षण पर जोर है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो या रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये सब मूंगे की चट्टानों मतलब कोरल रीफ्स और हजारों तरह की मछलियों के घर हैं।
द्वीपों का इकोसिस्टम वैसे भी बहुत नाजुक होता है। बहुत ज्यादा। इसलिए उनका संरक्षण और भी जरूरी हो जाता है। यहाँ से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि 2021 में वहाँ के माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया था। अच्छा, ये क्यों किया गया? यह मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को एक श्रद्धांजलि थी। और इसी तरह उत्तर पूर्व में सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद खास है। इसे भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल होने का दर्जा मिला है। मिश्रित विश्व धरोहर, इसका क्या मतलब है? मिश्रित धरोहर का मतलब है कि यूनेस्को इसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों पैमानों पर असाधारण मानता है। एक तरफ तो यहाँ कंचनजंगा की बर्फीली चोटी, घने जंगल और ग्लेशियर है, लेकिन दूसरी तरफ इसी पार्क के अंदर लेप्चा जनजाति की सदियों पुरानी बस्तियां हैं। ये लोग इन पहाड़ों, झीलों और गुफाओं को पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मतलब प्रकृति और संस्कृति एक साथ। बिल्कुल। पार्क के अंदर ही सिक्किम का प्रसिद्ध थुलुंग मठ भी है। यह इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। यहाँ लोगों की आस्था ने ही सदियों से जंगल को बचाया है, किसी कानून ने नहीं। तो आज हमने भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की एक छोटी सी लेकिन गहरी यात्रा की। जिम कॉर्बेट के ऐतिहासिक जंगलों से लेकर केबुल लामजाओ के तैरते हुए पार्क तक, और गिर के इकलौते एशियाई शेरों से लेकर नामदफा की 4 बड़ी बिल्लियों तक। ये विविधता वाकई हैरान करने वाली है। बिल्कुल। ये 107 पार्क सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। ये भारत के 1.35% भूभाग को कवर करने वाले वो महत्वपूर्ण जैविक भंडार हैं जो हजारों प्रजातियों को बचाते हैं और हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। 1970 में सिर्फ 5 पार्कों से शुरू हुआ यह सफर संरक्षण की एक बहुत बड़ी और कामयाब कहानी कहता है। ये वाकई एक शानदार कहानी है, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है ना। इन पार्कों के सामने आज भी कई चुनौतियां खड़ी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और यहीं हमारे स्रोतों में एक चिंताजनक बात का जिक्र आता है। अंडमान में गेलाथिया बे नेशनल पार्क के पास एक बहुत बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को बनाने की योजना है। इससे वहां की अनूठी जैव विविधता पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर गहरी चिंता जताई गई है। और ये हमें उस बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिसका सामना आज पूरा भारत कर रहा है। जैसे जैसे हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आर्थिक प्रगति की जरूरत और इन अनमोल प्राकृतिक खजानों को बचाने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन आखिर कैसे साधा जा सकता है?